हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करूंगी, ये मूवी आई थी 1997 में और इसे बनाया था सुभाष घाई ने। और इस फिल्म का म्यूज़िक दिया था नदीम श्रवण ने और इसके गाने लिखे थे आनंद बख्शी ने। और इस फिल्म का नाम था परदेस। एक्चुअली जब मैंने ये चैनल बनाया था ना, तब मैंने महिमा चौधरी के लिए एक वीडियो बनाया था। ख़ास तौर पे मैंने बताया था कि महिमा चौधरी बहुत लकी हैं जिन्हें एक बहुत ही आइडियल और कहते हैं ना कि वन ऑफ द बेस्ट डेब्यू रोल मिला था, जिस फिल्म से वो बॉलीवुड में कदम रख सकें। एक आइडियल रोल मिला था। मैंने उसके ऊपर बात की थी, बट क्योंकि मैं नई नई थी तब यूट्यूब पर, तो वो वीडियो पहली बात तो किसी ने देखा नहीं ज़्यादा। दूसरा, मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ चीज़ें थीं जो मैं उसमें नहीं बता पाई और शायद वो वीडियो सही तरीके से नहीं बना था। इसलिए आज की तारीख में मैं उस वीडियो को अपने चैनल से डिलीट कर चुकी हूँ। तो अगर कभी आप लोगों ने मेरा चैनल देखा होगा और उसमें वो वीडियो पे नज़र गई होगी, जाहिर सी बात है उस पर व्यूज़ तो है ही नहीं, तो सिर्फ मुझे लगता है कि सिर्फ ऐसे ही देखा होगा, क्लिक तो किया नहीं होगा और ना ही सुना होगा। तो अब शायद आपको कभी वो अब नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं उसे अपने चैनल से परमानेंटली डिलीट कर चुकी हूँ। तो अब मैं ये एक फ्रेश स्टार्ट के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ और इसमें मैं बात करूँगी इस फिल्म के बारे में, इस फिल्म की कहानी के बारे में और क्यों ये मेरी फेवरेट फिल्म है, इसके बारे में मैं बात करूँगी। तो मैं बता दूँ कि इसमें थी महिमा चौधरी और थे शाहरुख खान, अपूर्व अग्निहोत्री, आलोक नाथ, अमरीश पुरी और अन्य बेहतरीन कलाकार से ये सजी फिल्म थी, जिस फिल्म ने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की थी। मैं ये मानती हूँ कि ये सबके करियर की बेस्ट मूवी है, जैसे कि महिमा चौधरी के करियर की तो है ही, और शाहरुख खान की भी मैं कहूँगी। जो लव स्टोरी हैं, जो ओवर ड्रामेटिक लव स्टोरी हैं, उनमें से ये लव स्टोरी मुझे सबसे बेस्ट लगती है, सबसे डिसेंट लगती है और सबसे जेन्युइन लगती है। और अपूर्व अग्निहोत्री के बारे में मैं बात करूं तो उनके फादर राइटर रह चुके हैं। 2 और 2 5 नाम की एक फिल्म आई थी जिसकी कहानी अपूर्व अग्निहोत्री के पिताजी ने लिखी थी, जिसका गाना बड़ा फेमस हुआ था, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे, जिसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर साहब थे। तो उस फिल्म के जो राइटर थे वो अपूर्व अग्निहोत्री के पिताजी थे। अपूर्व अग्निहोत्री ने इसी फिल्म से अपना डेब्यू किया था और उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में थोड़ा बहुत अपने हाथ आजमाए। महिमा चौधरी के साथ उन्होंने एक और फिल्म की थी, प्यार कोई खेल नहीं, जो 1999 में आई थी, लेकिन वो फिल्म कोई खासी चली नहीं। हालांकि उसमें सनी देओल भी थे, लेकिन वो फिल्म बिल्कुल भी नहीं दर्शकों के दिलों पे वो जगह बना पाई थी जो जगह परदेस ने बनाई थी। और परदेस को अगर आज भी आप देखें सैटेलाइट चैनल पर, तो आपको लगेगा कि मैं इस फिल्म को पूरा ही देख कर उठूँ। नो मैटर आपने ये फिल्म उस वक्त कितनी बार देखी होगी, लेकिन वाकई ये फिल्म बेहतरीन तरीके से बनाई गई थी और बड़ी ही जेन्युइन फिल्म इसे मैं मानती हूँ कि इसमें हर एक पहलू को बड़े जेन्युइन तरीके से दिखाया हो। चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो दोस्ती जो हो वो जब रिश्तेदारी में बदलती है तो कैसा होता है, और जब अपनी बेटी को किसी दूसरे देश में जब उसकी शादी तय होती है तो किस तरह का माहौल होता है। ख़ास तौर पे एक अरेंज मैरिज को जब आप सेट करते हैं तो कितने एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, और जब कोई लड़का विदेश से आता है तब उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं इंडियन लड़कियों को लेकर, और क्यों जो माँ बाप हैं वो अपने एनआरआई बेटों की शादी जो है वो इंडियन लड़कियों से करवाते हैं, और एक इंडियन लड़की क्या चाहती है, उसके क्या ख्वाब है, उसकी क्या चॉइस है, उसको भी बड़े बखूबी बड़े जेन्युइन तरीके से दिखाया गया है। तो मैंने सुभाष घाई की कई फिल्में देखी हैं,
लेकिन कुछ ही फ़िल्में हैं जो मुझे सुभाष घाई की काफ़ी सही लगी, और ये फ़िल्म मुझे उनमें से बेहतर लगती है। ख़ास तौर पे शाहरुख खान का भी एक मुझे एक अच्छा परफॉर्मेंस, एक डिसेंट परफॉर्मेंस लगा है। और महिमा के लिए तो मैं क्या कहूँ, महिमा चौधरी एक मॉडल रह चुकी हैं, और फिर उसके बाद उन्हें मौका मिला इस फ़िल्म से, और लग रहा था कि भाई जिस तरीके से उन्होंने इस फ़िल्म में काम किया था ना, लग रहा था कि ये बंदी बहुत आगे जाएगी, और ये बंदी आगे जाने का जो है वो रखती थी, गूदा रखती थी। ये बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है। अगर आप इस फिल्म में महिमा का काम देखेंगे ना, तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये महिमा की पहली डेब्यू फिल्म है, और बहुत ही पोटेंशियल उनका दिखा था। और ये एक आइडियल रोल जिसे मैं मानती हूँ कि एक लड़की को अपने करियर में इतने बड़े बैनर की फ़िल्म मिलना और इतना बेहतरीन रोल देना। नॉर्मली कई लड़कियों जो मसाला फ़िल्म से अपना डेब्यू करती हैं, उनके टटपुंजिए से रोल होते हैं, और बस हीरो के पीछे पीछे घूमना है, शर्माना है, इतराना है, बल खाना है, थोड़े से रोमांटिक नंबर्स करने हैं, और बन जाती हैं ये बेस्ट डेब्यू परफॉर्मर का इनको अवार्ड मिल जाता है। बट एक्चुअल में जो महिमा का डेब्यू था ना, वो मेरे हिसाब से एक जेन्युइन डेब्यू था जो एक एक्ट्रेस डिज़र्व करती है। बट वही वाली बात है कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई, लेकिन धीरे धीरे जो महिमा का करियर है वो ऊंचाइयों पर जाने की बजाय वो ढलान पर आता गया। और अब तो बेचारी महिमा जो है वही माँ बहन के रोल करने पर उनको मजबूर हो गई हैं, क्योंकि उम्र ढल चुकी है और अब ज़माना काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो बात अलग है कि कुछ एक चंद समझदार डिसेंट एक्टर हैं जो अब ऐसी होड़ में नहीं बैठे हुए हैं कि नहीं भाई हमारी उम्र बढ़ गई है लेकिन अभी भी हमें हीरो बन के आना है। जैसे कि सुनील शेट्टी की मैं बात करूँ तो नादानिया फिल्म में भी जो हैं महिमा चौधरी और सुनील शेट्टी साथ में दिखे थे एज अ हस्बैंड वाइफ, क्योंकि कई साल पहले उनकी एक फिल्म आई थी धड़कन जिसमें वो एक दूसरे के ऑपोजिट दिखे थे। लेकिन मुझे ये सुनील शेट्टी की ये चीज़ अच्छी लगी कि अब वो भी जो हैं एक बाप के रोल में आ गए। महिमा को काफ़ी अच्छी वो कंपनी दे रहे थे फिल्म में। ऐसा नहीं था कि यार मैं हीरो हूँ तो मैं अभी भी किसी जवान छोरी के साथ में फ्लर्ट करूँगा, फिल्म में गाने वाने गाऊँगा। नहीं, अब वो भी जो हैं एक बेटी के बाप के रोल के लिए वो भी तैयार हो गए, और उन्होंने महिमा के साथ जो है नादानिया फिल्म को ज्वाइन किया। तो मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लगा। लेकिन यस, एक्ट्रेसेस के साथ तो वो कितनी भी खूबसूरत लगें, लेकिन वही वाली बात है कि उनको कभी भी लीड रोल्स नहीं मिलते हैं वैसे जैसे कि बड़े बड़े एक्टर्स को मिलते हैं। अभी भी वो जो हैं जवान बनकर जो हैं, हालांकि दादा की उम्र के होने वाले हैं लेकिन अभी भी जवान बने फिरते हैं, और जवान जवान लड़कियों के साथ में इश्क लड़ाते हैं, ऑन स्क्रीन उनके साथ जो है रोमांस करते हैं। और पता नहीं, अब छोड़ो, अब वो फिर बात इधर की कहाँ चली जाएगी। लेकिन ये चीज़ मुझे सुनील शेट्टी की थोड़ी सही लगी, और जैसी उम्र है वैसा रोल है उसमें वो बिलीव रखते हैं, और यही वजह है कि महिमा के साथ मुझे उनकी पेयरिंग इतने सालों के बाद एज अ पेरेंट बनकर वो आए तो मुझे अच्छी लगी। और महिमा चौधरी भी अब अपनी नई पारी खेल रही हैं, वो कैरेक्टर आर्टिस्ट बन के जो हैं सामने आ रही हैं। तो आई विश हर गुड लक। लेकिन मैंने महिमा की जर्नी देखी है कि इतना पोटेंशियल होने के बावजूद भी आई डोंट नो व्हाट हैपन, क्या हुआ कि उनका जो करियर है वो मुकाम हासिल नहीं कर सका। बड़े बड़े डायरेक्टर्स, एक्टर, एक्ट्रेसेस के साथ उन्होंने काम करने के बावजूद भी महिमा का वो सितारा नहीं चमका जिस सितारे की उनको उम्मीद थी, जिस तरह की पोटेंशियल वो डिज़र्व करती थी। जो पोटेंशियल उनमें था उसके होते हुए भी उनको वो ऊंचाई, वो मुकाम नहीं मिला, जिसका मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि महिमा में बहुत पोटेंशियल था। और अगर आप लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी है तो अगर आप ये देखें तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको मेरे हर एक लफ्ज़ और एक अल्फाज से आप लोग 100% सहमत होंगे, क्योंकि महिमा का काम ही एक ज़बरदस्त है। क्योंकि महिमा इसमें एक ऐसी महिला का किरदार निभा रही हैं जो एक ट्रू इंडियन विमेन है, जो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती है, और माँ बाप की भले ही पसंद को वो अपनी पसंद मानती है,
उसे सिंसेरिटी से निभाती भी है। लेकिन जब उसे ये लगता है कि जिस इंसान से वो वफ़ादारी निभा रही है वो तो उसके साथ वफ़ादार है ही नहीं, तो बजाय उसके साथ बेवफ़ाई करके रहने से अच्छा है कि मैं उस इंसान से रिश्ता तोड़ ही लूँ। और जब वो उस इंसान से तोड़ती है तो उसके बाद उसे किस तरीके से प्रेशराइज़ किया जाता है, बट फिर बाद में जो है उसे इंसाफ मिलता है और उसे मिलता है उसकी पसंद का लड़का, जो कि वो जो क्वालिटीज़ वो एक लड़के में चाहती है। क्योंकि जो भी एक जेन्युइन औरत होगी ना, वो यही चाहेगी कि जो क्वालिटीज़, जो मॉरल एथिक्स में मैं विश्वास रखती हूँ, वो मेरा लाइफ पार्टनर भी उसमें विश्वास करे। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, ये एक उम्र भर का फ़ैसला होता है जो एक लड़का या लड़की को करना पड़ता है शादी के टाइम। क्योंकि आपको जिसको चुनना है उसी के साथ उम्र भर रहना है। वो बात अलग है कि आजकल कपल्स ऑलरेडी एक सेकंड थॉट लेकर शादी करते हैं कि भाई चली तो चली, नहीं तो फिर उसके बाद हम किसी और के साथ मूव ऑन कर जाएंगे। वो एक कहावत है ना, चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक। तो वैसी वाली जो माइंड सेट के साथ जो है लोग शादियां करते हैं, रिलेशनशिप्स में बनाते हैं। लेकिन जो एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट में जो लड़के लड़कियां बिलीव करते हैं वो बहुत सोच कर लेते हैं, और उनको लगता है कि शादी ज़िंदगी में एक ही बार करनी है, तो किसी ऐसे शख्स से किया जाए जिसके साथ हम बैठ करके दो बातें कर सकें, जिसके साथ हम अपना मन हल्का कर सकें। किसी ऐसे इंसान के साथ शादी करना जो हमें बहुत सारा पैसा दे सकता है, एक स्टेटस दे सकता है सोसाइटी में, बहुत सारे बच्चे पैदा करके दे सकता है, लेकिन वो हमारी तन्हाई में हमारे कंधे पर हाथ रखकर हमें दो दिलासे के बोल ना बोल सके, फिर ऐसे लाइफ पार्टनर का क्या फ़ायदा। कि भाई सिर्फ नाम के लिए लाइफ पार्टनर है, दुनिया के लिए लाइफ पार्टनर है, सोसाइटी के लिए लाइफ पार्टनर है, लेकिन जब एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम इमोशनली वीक होते हैं, फिज़िकल से ज़्यादा जब हम इमोशनली टूटे हुए होते हैं। और ऐसे में जब हमें हमारा पार्टनर जो है वो इमोशनल स्ट्रेंथ देता है, इमोशनली हमको सहारा देता है, तब लगता है कि हाँ वाकई हमने जो शादी की है, जिस इंसान से शादी की है, वो वाकई एक सही इंसान है। तभी वो शादी शादी कहलाती है जिसमें दो लोग इमोशनली एक दूसरे को संभाल सकें। फिज़िकली तो एक होता ही होता है, लेकिन इमोशनली भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो मुझे लगता है एक अच्छी मैरिज के लिए चाहिए, कि एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो आपको इमोशनली जो है वो सपोर्ट दे सके, जो आपका इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बन सके, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हमारी सोसाइटी ये नहीं देखती। हमारी सोसाइटी क्या देखती है कि एक अच्छा परिवार है, रसूखदार लोग हैं, लड़का खूबसूरत है तो बच्चे भी खूबसूरत पैदा होंगे। लेकिन ये नहीं देखते कि भाई कोई ऐसा शख्स हो जिसके साथ हम बैठकर अपने गम गलत कर सकते हैं, जो हम ख्याल हो और हम कदम हो, जो हमारी जिसके साथ एक मेंटल वेवलेंथ मैच करे, हमारी समझ जिसके साथ मैच करे। तो जो पेरेंट्स होते हैं, जो फैमिली होती है, जो सोसाइटी होती है, वो ये बात नहीं समझ पाती है अनटिल वो खुद भी इसी सिचुएशन से जूझ रही होती है, उनकी भी सिचुएशन ख़राब होती है, लेकिन उसके बावजूद भी बजाय दूसरों को एक सही गाइडेंस देने के, वो भी वही कर रहे होते हैं जिस सिचुएशन से वो जूझ रहे होते हैं अपनी निजी ज़िंदगी में। बट यहाँ पर क्योंकि एक फ़िल्म थी और फिल्म को एक अच्छा मैसेज देना था, एक फ़िल्म को एक अच्छा एंड देना था, इसीलिए जो है महिमा को फाइनली शाहरुख का साथ मिलता है। वो शाहरुख जो हर लिहाज से उसकी कदर करता है, उसकी इज़्ज़त करता है, उसकी भावनाओं को समझता है, और सबसे बड़ी बात है उसकी इज़्ज़त की इज़्ज़त करता है, उसके कल्चर की इज़्ज़त करता है, क्योंकि वो खुद भी वैसा ही होता है। मैं हमेशा इसमें बिलीव रखती हूँ कि भाई ऑपोजिट अट्रैक्शन कुछ वक्त तक अट्रैक्ट करता है, लेकिन जब तक दो लोगों की बेसिक समझ एक नहीं होती, बेसिक चॉइसेस एक नहीं होती, वो कभी भी साथ में खुश नहीं रह सकते। मैं तो इसमें ऐसा बिलीव करती हूँ। तो यहाँ पर भी ये दिखाया है कि भले ही अपूर्वा अग्निहोत्री जो है वो एक अमीर बाप का लड़का था, देखने में अच्छा था, लेकिन वो कहीं से भी महिमा को ना ही पसंद करता था, मतलब उसको वो सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर सकता था जो शायद एक
इंडियन वाइफ को चाहिए होता है। और ये बात जो है ये मैसेज जो है कहीं ना कहीं फिल्म के डायरेक्टर ने पब्लिक को भी देने की कोशिश करी थी, और पब्लिक को भी ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई मुझे नहीं पता, लेकिन पब्लिक ने इस चीज़ को अप्रिशिएट तो किया था। और यही वजह है कि इस फिल्म को अच्छे खासे अवार्ड भी मिले। हालांकि जो अपूर्वा अग्निहोत्री हैं, उसके बाद फिल्मों में ट्राई करने के बाद उन्होंने जब टेलीविज़न पर अपना मोड़ किया, टेलीविज़न की ओर अपना रुख किया, तो उनके सितारे बड़े ही बदल से गए। वो जो है अरमान के रोल के लिए बहुत ज़्यादा उनको पसंद किया गया, जो जस्सी जैसी कोई नहीं में मोना सिंह के साथ उन्होंने जो किरदार निभाया था, अरमान शायद नाम था, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, तो बहुत पसंद किया गया था अपूर्वा अग्निहोत्री को। और फिर उसके बाद अपूर्वा अग्निहोत्री की पर्सनल लाइफ भी काफ़ी अच्छी गई, क्योंकि उनकी शादी भी एक टेलीविज़न एक्ट्रेस शिल्पा सकलानी से हुई, जो एकता कपूर के सीरियल में आती थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में गंगा का किरदार निभाकर उन्होंने घर घर की घर घर में अपनी एक पहचान बना ली थी। आई थिंक तुलसी के बाद अगर कोई दूसरी तुलसी के तौर पर किसे देखा जाता था तो वो शिल्पा सकलानी को देखा जाता था, उनके चरित्र को देखा जाता था, जो उनका किरदार उन्होंने गंगा का निभाया था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। फिर दोनों ने शादी की, शादी के बाद उन्होंने कई रियलिटी शोज़ में पार्टिसिपेट किया, जिसमें नच बलिए सीज़न 1 एक था। और कहीं ना कहीं उनकी जो फ्रेंडशिप थी परमीत सेठी और अर्चना पूरन सिंह के साथ, वो भी काफ़ी देखने को मिली, क्योंकि जो परमीत सेठी हैं और अर्चना पूरन सिंह, शायद आपको पता ही होगा कि वो भी नच बलिए सीज़न 1 में थे। और जो उनके बेटे हैं, जिनको आज आप व्लॉग में देखते हैं, जो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, दाढ़ी मूंछें निकलाई हैं, तब 2005 में जब नच बलिए का सीज़न 1 शुरू हुआ था, तब वो छोटे छोटे से थे और अपने पेरेंट्स के साथ नच बलिए के सेट पर आते थे। तो काफ़ी अच्छा ये दिखाया गया था बॉन्ड उनका नच बलिए में। और शिल्पा भी बेसिकली काफ़ी हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं। शिल्पा और अपूर्वा जो हैं वो बिग बॉस सीज़न 7 में भी आए थे एज अ कपल बनकर, और आज की तारीख में दोनों व्लॉगर बन चुके हैं और दोनों की एक बेटी है। एज़ यूजुअल, जैसे कि हर इन्फ्लुएंसर करता है, बच्चा दिखाओ और बहुत सारा व्यूज़ पाओ, बहुत सारा कोलैबोरेशन पाओ और लाखों अरबों खरबों पैसा कमाओ। तो बस ये भी लोग कर रहे हैं, पर ठीक है, खैर अब मैं क्या कह सकती हूँ, सबकी अपनी चॉइस है। तो अपूर्वा अग्निहोत्री आज की तारीख में ये कर रहे हैं, और शाहरुख खान क्या कर रहे हैं वो तो आपको पता ही है। अभी हाल ही में वो मेट गाला में गए हुए थे और एकदम से एक नए लुक के साथ में, कुछ लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं। खैर मेरा तो कोई ओपिनियन नहीं है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा कोई फ़ैशन मीटर लेकर नहीं बैठी हुई हूँ और मैं इतनी ज़्यादा चीज़ों में नहीं जाती हूँ। ठीक है, मेरा कोई ऐसा कोई ख़ास रुझान नहीं है मेट गाला में, तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगी। बाकी अमरीश पुरी अनफॉर्चुनेटली अब इस दुनिया में नहीं है, और आलोक नाथ तो काफ़ी कंट्रोवर्सी में फंसे थे मीटू मूवमेंट पे। अब तो खैर उन्होंने वापस से जो है थोड़ा बहुत शायद काम करना शायद शुरू कर दिया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और बहुत ज़्यादा जो है इंडस्ट्री, मुझे लगता है अमरीश पुरी जी की कमी को महसूस करती होगी, क्योंकि अमरीश पुरी जी की जो एक दमदार पर्सनालिटी थी, जो आवाज़ में भी झलकती थी और उनके काम में भी झलकती थी और उनकी शख्सियत में भी झलकती थी, वो डेफिनेटली वैसी पर्सनालिटी, वैसा आर्टिस्ट बहुत ही अब देखने को नहीं मिला है। और आप देखेंगे कि इस पूरी कहानी में बहुत ही कुछ ऐसे किरदार थे जो मेन लीड में ना होने के बावजूद भी एक ख़ास पिलर बनकर फिल्म के साथ रहे, और वो थे अमरीश पुरी। ऑफ कोर्स इसमें हिमानी शिवपुरी जी भी थीं, जो टेलीविज़न फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री हैं, जिन्हें आपने हम आपके हैं कौन में डॉक्टर चाची के रूप में भी देखा, वो भी इस फिल्म में एक अच्छे कॉमेडी रोल में हैं। और आदित्य नारायण, उदित नारायण जी के बेटे, उदित नारायण वही जो कुछ समय पहले एक बहुत ही अश्लील आपत्तिजनक हरकत करते हुए उनको पब्लिक की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। उनके सुपुत्र भी जब छोटे थे तब वो भी बाल कलाकार थे। ऑफ कोर्स बाल सिंगर तो वो थे ही, लेकिन बाल कलाकार भी थे, तो उनकी भी आपको इस फिल्म में एक्टिंग देखने को मिलेगी। ओवरऑल ये पूरी की पूरी फैमिली मूवी है। मैं इसकी कहानी ज़्यादा तो डिस्क्राइब करूँगी नहीं, लेकिन डेफिनेटली ये एक ऐसी कहानी है
है जहाँ पर एक लड़की को विदेश भेजा जाता है अपने पति के ससुराल शादी से पहले, उसके कल्चर को देखने के लिए, जानने के लिए और समझने के लिए। और जब वो वहाँ जाती है तब उसे क्या क्या सिचुएशन का सामना करना पड़ता है और कैसे हिम्मत करके वो वहाँ से निकलती है। क्योंकि जब उसे ये पता लगता है कि जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है वो ना ही उसके कल्चर को रिस्पेक्ट करता है, ना ही उसके कंट्री को रिस्पेक्ट करता है, ना ही उसके माता पिता की रिस्पेक्ट करता है और ना ही उसकी रिस्पेक्ट करता है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो एक बोल्ड स्टेप लेती है और आगे बढ़ती है। और उसके बाद क्या क्या होता है, और इस फिल्म में, इस पूरे सफ़र में शाहरुख खान उसकी किस तरीके से मदद करता है, कैसे दोनों का प्यार होता है, कैसे दोनों जो हैं साथ में एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनते हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। फैमिली वैल्यूज़, फैमिली यूनिटी, सिबलिंग बॉन्डिंग, वो सब आपको देखने को मिलेगी। और आपको मतलब ऐसा लगेगा कि मई मतलब हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये सारी मूवी जो हैं इनको हम एक टाइटल देख के बैठे हुए हैं, रोमांटिक मूवी और फैमिली मूवी। लेकिन ये जो परदेस है ना, ये सबका निचोड़ है, क्योंकि इसमें आपको रोमांस भी देखने को मिलेगा डिसेंट तरीके से, प्लस फैमिली वैल्यूज़ भी देखने को मिलेंगी। और वो सारा एलिमेंट है जो एक फ़िल्म को कामयाब बनाने के लिए चाहिए होता है। तो ओवरऑल आप इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। इस फिल्म के गाने भी उस वक्त बड़े ही हिट हुए थे। आई लव माई इंडिया, दो दिल मिल रहे हैं, ये दिल दीवाना, सारे के सारे गाने भी इसके ज़बरदस्त थे। क्योंकि इस फिल्म का जो संगीत दिया था वो 90s के बहुत ही लोकप्रिय म्यूज़िक डायरेक्टर जोड़ी नदीम श्रवण ने दी थी। फिर बाद में ये लोग किसी कंट्रोवर्सी के चलते जो है काफ़ी कुछ इनको सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद इन दोनों जोड़ी में से एक शख्स की तो डेथ भी हो चुकी है। मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ किसकी हुई है, तो मैं नाम नहीं लूँगी। और आनंद बख्शी साहब ने तो इतने गज़ब के गाने लिखे हैं और वो बहुत ही मशहूर लिरिसिस्ट थे और उनके लिखे हुए सभी गाने आज भी हम लोग याद रखते हैं। जैसे कि तुम आए तो आया मुझे याद, शायद ये गाना इन्होंने ही लिखा था, गली में आज चांद निकला। फिर उसके बाद यादें याद आती हैं, जो सुभाष घाई की ही फिल्म थी, यादें मूवी की थी। तो बहुत ही बेहतरीन गाने इन्होंने लिखे हुए हैं। एंड आई मस्ट से कि आनंद बख्शी साहब की जो राइटिंग थी गानों की, उसका एक अलग ही वो था, एक लेवल था जो शायद कभी मैच नहीं हो सकता है। उन्होंने अपने दौर के भी एक्टर्स के साथ काम किया और यंग एक्टर एक्ट्रेस के लिए भी गाने लिखे और वो गाने भी काफ़ी ज़बरदस्त रहे। मुझे और गाने उनके याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी मशहूर गीत उन्होंने लिखे हुए हैं। तो ये जो फिल्म है एक तरीके से पूरी कंप्लीट पैकेज मूवी है। ये पैकेज मूवी है जिसमें कोई भी एलिमेंट मिसिंग नहीं है, चाहे वो एक्शन ही क्यों ना हो। थोड़ा बहुत आपको एक्शन भी देखने को मिल जाएगा और देखने को मिल जाएगा महिमा चौधरी का ज़बरदस्त काम जो उन्होंने किया है। और मैं जाते जाते फिर कहूँगी कि बहुत ही आइडियल डेब्यूटेंट रोल उनको मिला है, जो मुझे नहीं लगता पहले के ज़माने के एरा की एक्ट्रेसेस को शायद मिल जाते होंगे ऐसे रोल, जिसमें एक लीड एक्ट्रेस को इतना कुछ करने को मिले, उसे शर्माने को भी मिले, घबराने को भी मिले, इठलाने को भी मिले, बल खाने को भी मिले और अपना दुर्गा रूप दिखाने को भी मिले, और एक दमदार जो है एक पावर पैक परफॉर्मेंस देने को भी मिले और अच्छे डायलॉग्स भी मिले। तो पूरे तरीके से मुझे लगता है महिमा अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बहुत लकी थी। लेकिन वही वाली बात है कि एक ही बार उनको वैसी कामयाबी मिली, उसके बाद उन्होंने डेफिनेटली अच्छे रोल्स उन्हें मिले हैं। उनकी एक और फिल्म का मैंने रिव्यू किया था, दाग द फायर, जिसमें उनका रोल मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बताया था कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है इस रोल के लिए। उन्होंने दाग द फायर में डबल रोल किए थे, तो उसके बावजूद भी इतनी बेहतरीन मेहनती हार्ड वर्किंग एक्ट्रेस होने के बावजूद भी जो है उन्हें वो कामयाबी नहीं मिली। और एक आज की एक्ट्रेसेस हैं ना, वो इतनी मेहनत करती हैं, ना ही वो इतना अपना गुर्दा फेफड़ा डालती हैं, पर उसके बावजूद भी फिल्में उनको ऐसे मिलती हैं जैसे कि थोक में आपको कोई थान का कपड़ा मिलता है, तो वो ऐसा ही है।
बट खैर वही वाली बात है ना कि किस्मत अगर बलवान है तो फिर कमज़ोर से कमज़ोर इंसान भी पहलवान है। मैं तो ये समझती हूँ, कहते हैं ना अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान, तो ये वाली बात होती है। तो ये आज बहुत कम ऐसी एक्ट्रेस होंगी और मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी एक्ट्रेस आएगी जिनको इतना अपनी पहली ही फिल्म से पब्लिक के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले, अपनी पर्सनालिटी के हर रंग दिखाने का मौका मिले। तो खैर अब और तो कुछ बातें हैं नहीं हैं। और इस फिल्म में रेमो डिसूज़ा का भी एक झलक आपको देखने को मिलेगी। वही रेमो डिसूज़ा जो कोरियोग्राफर आज की तारीख में काफ़ी पॉपुलर कोरियोग्राफर है। वो गाना था ना ज़रा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, तो उसमें बैकग्राउंड डांसर के रूप में रेमो डिसूज़ा भी कहते हैं कि वो हैं। और उनकी यहाँ हल्की सी झलक मैंने भी देखी है, क्योंकि उस टाइम पर तो हम लोग पहचानते नहीं थे और काफ़ी यंग भी थे, उनका लुक भी बहुत अलग था। अब तो खैर लोग उन्हें पहचानते हैं तो अब लोग नोटिस करते हैं। इनफैक्ट एक और गाना था, मीनाक्षी मूवी का गाना था जिसमें कुणाल कपूर थे, तब्बू थी, जिसका एक गाना बड़ा फेमस हुआ था, चिन्नमा चिनकम्मा। उसमें भी गाने में वो डांस कर रहे थे, लीड एक्टर के साथ शायद डांस कर रहे थे या वो खुद ही लीड में थे, सेंटर में थे, बट वो थे। ये भी बात किसी ने नोटिस की थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो खैर ये कुछ बातें थीं और फिल्म ने काफ़ी अवार्ड्स भी जीते थे। और सुभाष घाई की ये बहुत ही अच्छी एक कोशिश थी जो बहुत बेहतरीन तरीके से रंग लाई, ख़ास तौर पे जो इसमें पैट्रियोटिज़म को दिखाया गया है। एक फ़ीमेल भी उतनी ही पैट्रियोटिज़म उनमें होता है। ये भी दिखाया कि एक लड़की जो अपने देश के लिए क्या क्या सोचती है और वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने देश की बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती, अपने देश के लिए एक गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली थी। ये फ़िल्म जब आई थी तब मैं स्कूल में थी और मैंने इस फिल्म को देखा था। आई थिंक पहले केबल टीवी पे पिक्चरें आ जाती थी, तो मुझे याद है करवा चौथ था जिस दिन ये फिल्म दोपहर में आई थी। हमारी मम्मी तो व्रत करके पहले ये होता था कि लेडीज़ व्रत रखती थी करवा चौथ के, तो वो ना लेट जाया करती थी, टीवी देखती रहती थी, क्योंकि कुछ करना तो होता नहीं था, क्योंकि काम वाम तो कुछ होता नहीं था, खाया पिया कुछ नहीं होता था। तो पहले ऐसे टाइम पास होता था। आजकल तो मोबाइल लेकर बैठती हैं, बट पहले बेचारी लेडीज़ के पास यही होता था। और पहले क्या होता था, टीवी सीरियल ऐसे नहीं आया करते थे दोपहर में, सैटेलाइट चैनल पर भी नहीं आया करते थे। टीवी सीरियल सिर्फ रात में आते थे, तो उनका कोई दोपहर का रिपीट का कोई टाइम शेड्यूल मैच नहीं होता था। तो बेचारी फिल्में देखती थी। तो तब ये फ़िल्म आई थी और मैंने देखी थी अपनी माँ के साथ में, और वाकई ये फ़िल्म बहुत मुझे अच्छी लगी थी। आप सोचिए मैं इतनी यंग थी, मैं स्कूल में थी तब मैंने ये फ़िल्म देखी थी, और तब से लेकर अब तक ये फ़िल्म की छाप कहीं ना कहीं मेरे जहन में है। और महिमा चौधरी का जो किरदार है, जो महिमा चौधरी के जो किरदार की छाप है, वो आज भी मेरे दिमाग में है। आज भी जब ये फ़िल्म आती है ना, मैं महिमा चौधरी को बड़े उससे देखती हूँ, बड़े ही प्राइड के साथ में देखती हूँ कि वाकई लड़की हो तो ऐसी हो। एक जो कहते हैं ना कि एक लड़कियां भी देखो एडमायर करती हैं दूसरी लड़कियों को। मैं हमेशा इसमें बिलीव रखती हूँ कि बजाय मेकअप, कपड़े, फैशन, इससे ज़्यादा मैं एक लड़की में वो देखना चाहती हूँ कि वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपनी कंट्री के लिए कैसे स्टैंड लेती है। ये चीज़ मुझे हमेशा से बहुत अट्रैक्ट करती थी, और उस वक्त मैं काफ़ी यंग एज थी। तो आप सोचिए कि वो चीज़ तब से मेरे जहन में थी और आज तक बरकरार है, और आज भी मैं उस चीज़ के लिए अब तक कायम रही हूँ। ठीक है, कभी कभार हम थोड़े भटक जाते हैं, हम थोड़े से अटक जाते हैं, थोड़े इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी थैंकफुली मुझे वक्त रहते होश आ गया और मुझे लगा कि नहीं यार, जो हमारी पर्सनालिटी है ना, वही हमारी असली पहचान है। ये कपड़े, मेकअप, स्टाइलिंग, ये सब तो एक पार्ट ऑफ एक वो है, नॉट अ हार्ट है। ये हमारा जो हार्ट है वो हमारी पर्सनालिटी में है, हमारी शख्सियत में है, हमारी थिंकिंग में है। तो बस अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। आई होप
आई होप मैं इस वीडियो के साथ जस्टिस कर पाई हूँ और मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से कन्विंस कर पाई हूँ कि आप ये फ़िल्म देखें। ये फ़िल्म अगर यूट्यूब पे होगी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर देखिए। अपने कंट्री के लिए, अपने कंट्री के प्राइड के लिए हमें कैसे रहना चाहिए, कैसी हमारी सोच होनी चाहिए, ये इस फिल्म में बहुत अच्छे से दिखाया है। अनफॉर्चुनेटली अब तो ऐसी फिल्में बनती नहीं हैं और मुझे आगे आने वाले भविष्य में भी ऐसी उम्मीद नहीं है कि कोई फिल्म बनेगी। हालांकि देशभक्ति के ऊपर कई फिल्में बनती ज़रूर हैं, लेकिन वही वाली बात है कि उनमें वो सोल, वो डेप्थ मुझे अब नहीं दिखता जैसा पहले दिखता था। पहले भी देशभक्ति पर काफ़ी फिल्में बनी हैं, हालांकि आगे भी आने वाले समय में बनेंगी। जिस तरह का अभी देश का माहौल है तो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन्हीं सब्जेक्ट पर फिल्में बनाकर जो है पब्लिक को सिंपैथी, पब्लिक की अटेंशन लेने की बॉलीवुड वाले कोशिश करेंगे। पर ठीक है, आई विश देम ऑल द बेस्ट। और बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर।